हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें हम कर रहे हैं दृष्टि करंट अफेयर। जून पार्ट 1 है 2023 का। आपको पता ही होगा कि जो दृष्टि का करंट अफेयर होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आता है। तो जून पार्ट 1 है ये, जिसमें हम एग्रीकल्चर का करेंगे। जून से लेके जितने भी करंट अफेयर होते रहेंगे मंथली हम कवर करेंगे जब तक आपका 2024 के एग्जाम नहीं हो जाते। तो ठीक है। तो एग्रीकल्चर का है ये और करंट अफेयर 2023 का जून का है और इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पर प्लस मेंस के लिए है। तो आपको पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसमें सारा स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर दोनों कवर कराया जाता है। तो चलिए करते हैं और आपको बता दूं इसके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर कराए गए हैं और विजन का भी प्लेलिस्ट बना है जिसमें जून मंथ के करंट अफेयर सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज करवाए गए हैं। तो जाइए उसको भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम पहला को न्यूज़ जो है वो क्या है? भारत में मानसून 2023 से पहले खाद्य आपूर्ति की स्थिति। तो चर्चा में क्यों है? तो आगामी मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए भारत में खाद्य आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि वर्तमान में खाद्य आपूर्ति में कमी की समस्या नहीं है, लेकिन मानसूनी वर्षा का स्थानिक और अस्थायी वितरण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम जून सितंबर के दौरान सामान्य वर्षा का अनुमान लगाया है। खाद्य आपूर्ति पर मानसून के प्रभावों को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो ये न्यूज है। तो खाद्य आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो गेहूं के स्टॉक की स्थिति संतोषजनक है। तो वर्ष 2023 में मार्च और अप्रैल की शुरुआत में बिना मौसम वर्षा तथा तेज हवाओं के कारण खड़ी गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। हालांकि उपज का नुकसान उतना गंभीर नहीं था जितना कि शुरू में आशंका था। सरकारी एजेंसियों ने पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करते हुए चालू विपणन सीजन के दौरान लगभग 26.2 मिलियन टन है गेहूं की खरीद की। हालांकि गेहूं के भंडार में कमी देखी जा रही, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कार्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेहूं और चावल का पर्याप्त संयुक्त भंडार है। दूध आपूर्ति में राहत भी है। फरवरी मार्च 2023 में दूध की आपूर्ति पूर्व कमी देखी गई, जिस कारण कीमतें बढ़ गई। हालांकि तुलनात्मक रूप से हल्की गर्मी और अनुकूल प्री मानसून बारिश के कारण स्थिति में सुधार हुआ और हरे चारे की निरंतरता आपूर्ति और विश्व दूध की कीमतों ने किसानों की आपूर्ति प्रतिक्रिया को गति दी। चीनी उत्पादन का अनुमान है। तो चालू वर्ष अक्टूबर से सितंबर 2023 के लिए चीनी का भंडार 5.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। भंडार का यह स्तर 2.5 महीनों के घरेलू उत्पादन आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जिसमें त्योहारी सीजन की मांग भी शामिल है। प्रमुख चिंता का विषय गन्ने पर मानसून का प्रभाव है। गन्ना उत्पादन हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। आगामी वर्ष में चीनी का उत्पादन सामान्य मानसून पर निर्भर है। खाद्य तेल और खाद्य दालों के बारे में बात करें तो घरेलू फसल की कमी को पूरा करने वाले व्यवहार आयात के कारण खाद्य तेलों की आपूर्ति की स्थिति सहज प्रतीत होती है। वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का आयात करना आसान हो गया है। चने का पर्याप्त स्टॉक और लाल मसूर दाल का आयात सुविधाजनक आपूर्ति में योगदान दे रहा है। वर्ष 2022-23 में भारत की कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्थिति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन भारत के विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन के रूप में अग्रणी भारत रहा है और गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पे है। और चावल चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? नंबर वन निर्यातक में नंबर 1 पर है कौन? अपना भारत। चीनी उत्पादन में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता के रूप में उभरा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी यही है। दलहन उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर दलहन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भी है। खाद्य आपूर्ति आरबीआई की मौद्रिक नीति को कैसे प्रभावित करती है? तो खाद्य आपूर्ति मुद्रास्फीति के बारे में जाने तो खाद्य आपूर्ति खाद्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है और जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई में योगदान देता है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति सीधे
हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है, जो अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य परिवर्तनों को दर्शाती है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती है, जिससे अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो सकती है और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। पेयजल पदार्थों खाद्य पदार्थ पर निर्भर उद्योगों का उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन लागत वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहा। बाकी खाद्य आपूर्ति और मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति से में मूल्य स्थिरता, विकास और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए मुद्रा तथा ऋण आपूर्ति को विनियमित करना शामिल है। रेपो दर में परिवर्तन कुल मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है, जो कि मुद्रास्फीति विकास को प्रभावित करता है। रेपो दर को समायोजित करते समय केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति विकास और राजकोषीय नीति और वैश्विक परिस्थितियों और वित्तीय स्थिरता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। मुद्रास्फीति और विकास पर इसके प्रभाव के कारण केंद्रीय बैंक खाद्य आपूर्ति को गहनता से निगरानी करते हैं। आगे बात करें तो खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियां जैसे न्यूनतम एमएसपी है और खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस है और बफर स्टॉक और केंद्रीय बैंक द्वारा विचार किया जाता है। इसके आकलन के आधार पर केंद्रीय बैंक +2 के टॉलरेंस बैंड के साथ 4% अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रेपो दर को समायोजित कर सकता है। खाद्य सुरक्षा संबंधित सरकारी पहले कौन सी है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनप्सा है 2013 है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY है। तिलहन दलहन ताड़ के तेल और मक्का पर एकीकृत योजना है। ओके। और अब ये भी है, ई नाम पोर्टल है, एमएसपी है, पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी है। तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था में यूरिया को शामिल करना ये भी निश्चय है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP ने खरीफ फसल हेतु 2023-24 में अपनी गैर मूल्य नीति की सिफारिश की, ताकि कृषि के असंतुलित पोषक तत्व की समस्या को दूर करने के लिए यूरिया को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी अथवा व्यवस्था के तहत लाया जा सके। वर्तमान में यूरिया को NBS योजना से बाहर रखा गया है, जिसके कारण असमान उपयोग और मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है, तो इसकी स्थापना 1965 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य और 2 सदस्य गैर शामिल हैं। आगे बात करें, CACP खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यूरिया को NBS व्यवस्था के तहत शामिल करने की आवश्यकता क्यों है, तो प्राकृतिक गैस की अपर्याप्तता आपूर्ति के लिए। तो प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण भारत में यूरिया उर्वरक के उत्पादन की क्षमता सीमित है। इसमें आयात में वृद्धि हुई है। इन आयातित यूरिया उर्वरकों पर घरेलू यूरिया की तुलना में प्रति टन अधिक सब्सिडी को बोझ बर्डन है। बाकी आगे बस असंतुलित पोषक तत्व उपयोग क्या है, तो वर्षों में कृषि में यूरिया के अत्यधिक उपयोग ने पौधों में पोषक तत्वों के असंतुलन में योगदान दिया है। फास्फोरस और पोटेशियम जैसे गैर यूरिया उर्वरक NBS के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सब्सिडी उनके पोषक तत्वों से जुड़ी होती है। तो ये हालांकि यूरिया इस व्यवस्था में बाहर है, जिसमें सरकार को अपने अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब MRP और सब्सिडी पर सीधा नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। मूल्य असमानता अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को अवहेलना के परिणाम स्वरूप किसान यूरिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। मूल्य निर्धारण नीतियों के प्रभाव को बात करें तो यूरिया की MRP 5,360 रुपए प्रति मीट्रिक टन पर अपरिवर्तित बनी हुई, जबकि समय के साथ डायमोनियम फास्फेट जैसे अन्य उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर दिया है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना और कार्यान्वयन 2010 से किया जा रहा है। किसानों की किफायती मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्टम NPK मतलब 4:2 और 1 की मतलब फास्फोरस पोटेशियम की खपत में वृद्धि होगी। और कार्यान्वयन क्या होगा, उर्वरक विभाग रासायनिक उर्वरक मंत्रालय द्वारा होगा। योजना महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सब्सिडी की एक निश्चित दर और ये सब्सिडी पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर पर दी जाती है, ताकि यूरिया का इस्तेमाल कम हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है। तो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यूरिया है, फास्फोरस का DAP है और पोटेशियम का MOP है। तो DAP जैसे अन्य उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई है। गैर यूरिया उर्वरकों के निर्माताओं की उचित सीमा के भीतर अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता के साथ साथ पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर तय प्रति टन सब्सिडी ने गैर यूरिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतों में योगदान दिया है। सिफारिशों की बात करें तो यूरिया को NBS व्यवस्था के तहत लाना है और सब्सिडी वाले उर्वरकों बैग पर सीमा निर्धारित करना है और उत्तोलक प्रौद्योगिकी की पहचान प्रणाली विकसित करना है। और इसके महत्व, तो NBS नीति का उद्देश्य क्या है, पोटेशियम
फास्फोरस पोटेशियम उर्वरकों की खपत को बढ़ाना है ताकि एनपीके उर्वरकीकरण का इष्टतम संतुलन मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:2:1 प्राप्त किया जा सके। महत्व क्या है? इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा और फसलों के उपज में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अब एनपीएस की संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? तो आर्थिक और पर्यावरणीय लागत जो है इसकी चुनौती है और कालाबाज़ारी और डायवर्जन है। रियायती दर पर मिलने वाले यूरिया कालाबाज़ारी में डायवर्जन के प्रति असंवेदनशील है। इसे कभी-कभी अवैध रूप से भी थोक विक्रेताओं और व्यापारियों या गैर कृषि उपयोगकर्ताओं जैसे प्लाईवुड और व पशु आहार निर्माताओं को बेचा जाता है। रिसाव और दुरुपयोग क्या होता है? एनपीएस पद्धति यह सुनिश्चित करने हेतु कुशल वितरण प्रणाली पर निर्भर करता है कि सब्सिडी वाले उर्वरक लक्षित लाभार्थियों यानी किसानों तक पहुँच पहुँच हो सके। क्षेत्रीय विषमताएँ क्या हैं? तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पद्धतियाँ, मृदा की स्थिति और फसल की पोषक आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। और आगे की राह क्या हो सकती है? सभी उर्वरकों को हेतु एक समान नीति आवश्यक है क्योंकि फसल की पैदावार की गुणवत्ता के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि एनबीएस को फ्लैट प्रति एकड़ नगद सब्सिडी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो किसानों को किसी भी उर्वरक को खरीदने की अनुमति देता है। और इस सब्सिडी का मूल्य वर्धित और अनुकूलित उत्पाद शामिल होने चाहिए तथा कुशल नाइट्रोजन वितरण एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एनबीएस व्यवस्था के वांछित परिणामों को प्राप्त करने हेतु मूल्य नियंत्रण, सामर्थ्य और टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। तो जलवायु प्रतिरोधी कृषि के बारे में बात करें तो ये क्या है? तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जालना जिले पर एक शोध की है। इससे कृषि प्रणालियों के जलवायु प्रतिरोधी को बढ़ावा में विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभावशीलता का पता चला है। शोध की प्रमुख बिंदु क्या है? तो जल संसाधन विकास और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशित शोध में महाराष्ट्र के 2 अर्ध-शुष्क गाँव बाबई और देउल गाँव टाड में 15 वर्ष की अवधि में विभिन्न कृषि विकास हस्तक्षेप के प्रभाव की पड़ताल शामिल है। इन गाँवों को 2 कृषि प्रणालियों में के रूप में चुना गया है, जहाँ बाबई में हस्तक्षेप का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। वहीं देउल गाँव टाड में हस्तक्षेप द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार लाने के साथ इसके अनुकूल क्षमताओं के निर्माण को लक्ष्य करना था। निष्कर्ष क्या है? वाटरशेड की विकास में हस्तक्षेप के कारण फसल बुआई के पैटर्न में बदलाव और कृषि के विरुद्ध वृद्धि देखने को मिली है और हालांकि समय के साथ इन तरीकों से भूजल तालिका और मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है। और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि विकास रणनीतियों को बहुत मामूली सफलता मिली है और जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, आजीविका विविधीकरण और खाद्य तथा पोषक सुरक्षा के साथ उत्पादकता बढ़ाने और संयुक्त हस्तक्षेप से जलवायु प्रतिरोध क्षमता संकेतों में सुधार हुआ है। और बाबई के पास बेहतर जल संसाधन थे, जिसके परिणाम स्वरूप 2007 में देउल गांव टाड की तुलना में वह अधिक प्रतिरोधी था। पूरे वर्ष पर्याप्त जल और बेहतर गुणवत्ता वाली मृदा तक पहुंच बाबई की बेहतर प्रतिरोध क्षमता के लिए उत्तरदायी थी। हालांकि शोध के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बाबई की समग्र प्रतिरोधकता में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अनुकूलित क्षमताओं और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केंद्रीय उपायों के कारण 2007 में देउल गांव टाड जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी सभी प्रतिरोधक मापदंडों में सुधार हुआ है। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? वर्षा में प्रतिरूप बदलाव होता है, बढ़ा हुआ तापमान होता है, बदलते कीट और रोग प्रतिरूप होते हैं और जल संकट होता है और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि। और आगे की राह क्या हो सकती है? ज्ञान गहन कृषि के लिए इनपुट गहन भारत की कृषि पद्धतियों की विविधता हेतु जाना जाता है। भविष्य के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत में विविध दृष्टिकोण को शामिल करना महत्वपूर्ण है। और साथ ही उन्नत दुनिया सटीक प्रथाओं और इनपुट के आवेदन के लिए सेंसर एवं अन्य वैज्ञानिक उपकरणों को उपयोग करके सटीक कृषि की ओर बढ़ रही है। भारत में हाईटेक खेती की दिशा में एक स्मार्ट और सटीक कदम औसत लागत को कम करेगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और कई चुनौतियों का समाधान करेगा। और आगे है जलवायु स्मार्ट जल प्रबंधन क्या है? विशेष रूप से जल तनाव वाले क्षेत्रों में कृषि जलवायु लचीलेपन के लिए कुशल जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है और जल संसाधनों का संरक्षण करते हुए जलवायु स्मार्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। तो बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने और स्टोर करने के लिए तालाबों, चेक डैम और खेत में तालाबों का निर्माण भूजल को रिचार्ज करने तथा शुष्क जल समय के दौरान सिंचाई करने में मदद करता है। किसान सूखे के दौरान या पूरक सिंचाई के लिए इस संग्रहित पानी का उपयोग कर सकते हैं। इससे अनियमित वर्षा पैटर्न पर निर्भरता कम हो जाती है। तो ये रहा पूरा करंट अफेयर। आप सोच रहे हैं मैं कुछ पॉइंट क्यों छोड़ रही हूँ? क्यों इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बस उतना ही मेंशन करना है। आप क्या करेंगे इतना कथावाच के? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।